और इस वीडियो में लेके आया हूं दक्षिणी पश्चिमी रेलवे साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैसूर डिवीजन का 7 जुलाई 2021 को हुआ स्टेशन मास्टर के लिए जो पेपर था उसका शेष भाग का हल। इससे पहले के वीडियो में मैसूर डिवीजन का साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो पहला भाग था मैं स्टेशन मास्टर का 7 जुलाई का जो पेपर था उसका वो क्वेश्चन पेपर मैंने हल करवा दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैंने इससे पहले के बहुत सारे वीडियो हल करवा रखे हैं, उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। और इस वीडियो में लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 41 से आगे का हल। अब देखेंगे मैसूर डिवीजन का 7 जुलाई 2021 का जो स्टेशन मास्टर का पेपर था उसका 41वें क्वेश्चन से आगे का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर का क्वेश्चन देखें। 41 नंबर के क्वेश्चन में है ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया। ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, एक रोग दैट स्प्रेड्स जो फैलता है ओवर ए लार्ज एरिया बहुत बड़े क्षेत्र में, एक रोग जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, एक रोग जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। देखो क्या है, वन वर्ड है, एकेडमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और ड्यूमेटिक। ठीक है, अब ए में दे रखा है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक, एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक, शिक्षा के लिए। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक। और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। क्या होता है? महामारी। ड्यूमेटिक ये गलत स्पेलिंग हो गई, इसकी जगह ड्रामेटिक होगा। ये स्पेलिंग गलत हो गई, इसकी जगह होता है ड्रामेटिक। और ड्रामेटिक का मतलब होता है ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय या प्रभावशाली कह सकते हैं, उत्तेजक कह सकते हैं, आकस्मिक कह सकते हैं। लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका उत्तर होगा वो होगा कि एक बीमारी जो बहुत बड़े पैमाने पर या बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी कि महामारी। किसे कहेंगे? बहुत बड़े पैमाने पर जो बीमारी फैल जाती है उसको कहेंगे महामारी। क्या कहेंगे? महामारी कहेंगे। ठीक है, 42वां क्वेश्चन देखेंगे। वन अपॉइंटमेंट बाय टू पार्टीज, वन अपॉइंटमेंट बाई टू पार्टीज, एक नियुक्ति बाई टू पार्टीज, दो पक्षों के द्वारा, एक नियुक्ति दो पक्षों के द्वारा टू सेटल ए डिस्प्यूट, एक निपटाने के लिए एक डिस्प्यूट विवाद। वन अपॉइंटमेंट बाई टू पार्टी, एक नियुक्ति दो पक्षों के द्वारा टू सेटल ए डिस्प्यूट, एक विवाद को निपटाने के लिए, एक विवाद को निपटाने के लिए दो पक्षों द्वारा एक नियुक्ति, यानी कि दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, उसको निपटाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, उसको क्या कहेंगे? देखो, आर्बिटर, मिडिलमैन, कंपोजर और मीडिएटर। ठीक है, आर्बिटर यानी मध्यस्थ, आर्बिटर का मतलब होगा मध्यस्थ। मिडिलमैन, मिडिलमैन का मतलब होता है बिचौलिया, मिडिलमैन बिचौलिया। कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है संगीतकार, कंपोजर का मतलब संगीतकार। और मीडिएटर, मीडिएटर का मतलब भी मध्यस्थी होता है। और एक अपॉइंटमेंट, एक नियुक्ति बाय टू पार्टी, दो पक्षों के द्वारा टू सेटल ए डिस्प्यूट, विवाद को निपटाने के लिए, विवाद को निपटाने के लिए दो पक्षों द्वारा एक नियुक्ति, उसको कहेंगे मध्यस्थ, उसको कहेंगे मध्यस्थ। इसमें आर्बिटर भी सही हो सकता है और मीडिएटर भी सही हो सकता है। विवाद को निपटाने के लिए जो दो पक्षों के द्वारा एक नियुक्ति की गई है उसको हम आर्बिटर भी कहेंगे और मीडिएटर भी, यानी मध्यस्थ है वो क्या है? मध्यस्थ है। दो एक विवाद को सुलझाने के लिए उसकी नियुक्ति की गई है, उसको मध्यस्थ कहेंगे, मीडिएटर कहेंगे या आर्बिटर कहेंगे। ठीक है, 42वें का क्वेश्चन होगा या तो ए होगा या डी होगा। आर्बिटर और मीडिएटर, मध्यस्थ। मिडिलमैन का मतलब बिचौलिया और कंपोजर का मतलब होता है संगीतकार। वन अपॉइंटमेंट बाई टू पार्टी टू सेटल ए डिस्प्यूट इज इक्वल टू आर्बिटर और मीडिएटर। ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
43 नंबर का क्वेश्चन में है, रमेश खालिस्तान टू द मार्केट यस्टरडे। रमेश टू द मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे यहां दे रखा है। यस्टरडे पास्ट टेंस को इंगित करता है। यस्टरडे है वो पास्ट टेंस को देखता है। यस्टरडे का मतलब है कि जो वाक्य है वो पास्ट टेंस का है। कौन से टेंस का है? पास्ट टेंस का है। और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आएगी। पास्ट टेंस जहां यूज हो गया वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आएगी। ए में दे रखा है वेंट, बी में दे रखा है विल गो, सी में दे रखा है कंपोजर और डी में दे रखा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसमें वेंट सेकंड फॉर्म है। वेंट सेकंड फॉर्म है। जहां यस्टरडे काम आएगा, यस्टरडे का मतलब पास्ट टेंस होता है और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसमें वेंट। रमेश वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। रमेश कल बाजार गया था। रमेश कल बाजार गया था। रमेश वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। रमेश कल बाजार गया था। इसका 43वें का आंसर होगा ए वेंट। 43वें का आंसर होगा वेंट। ए आंसर इसका सही रहेगा। 44वां क्वेश्चन देखेंगे। मैं एक बार बता दूं आपको, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। 44वां क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। सही वाक्य चुनना है। इसमें जो वाक्य दे रखे हैं ए बी सी डी में, उसमें से सही वाक्य को चुनना है हमको। जो वाक्य सही है उसको चुनना है। ए में दे रखा है माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू जॉब। माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू जॉब। मेरे मित्र को हैज गॉट मिल गई ए न्यू जॉब, एक नई नौकरी। मेरे मित्र को एक नई नौकरी मिल गई। माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू जॉब। मेरे मित्र को एक नई नौकरी मिल गई। बी में दे रखा है माई फ्रेंड गॉट ए न्यू जॉब। माई फ्रेंड मेरे मित्र गो जाओ गॉट ए न्यू जॉब, एक नई नौकरी मिल गई। मेरे मित्र को जाओ एक नई नौकरी मिल गई। इसलिए बी तो सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें गो भी दे रखा है और गॉट भी दे रखा है। गो भी दे रखा है और गॉट भी दे रखा है। इसलिए माई फ्रेंड गो गॉट ए न्यू जॉब ये वाक्य सही नहीं है। बी इसका सही हो ही नहीं सकता है। सी में देखेंगे माई फ्रेंड इज गॉट ए न्यू जॉब। माई फ्रेंड इज, मेरे दोस्त को नई नौकरी मिल गई है। इज का कोई महत्व नहीं है। इज यदि नहीं है, मेरे मित्र को एक नई नौकरी मिल गई या मेरे मित्र को एक नई नौकरी मिल गई है, इसका है का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सी भी सही नहीं हो सकता है। सी गलत है। बी नहीं हो सकता है। सी नहीं हो सकता है। डी में दे रखा है माई फ्रेंड डिड गॉट ए न्यू जॉब। माई फ्रेंड डिड गॉट ए न्यू जॉब। मेरे दोस्त को, माई फ्रेंड मेरे दोस्त को डिड गॉट ए न्यू जॉब, एक नई नौकरी मिली थी। मेरे दोस्त को एक नई नौकरी मिली थी, ये भी सही नहीं है। 44वें का आंसर रहेगा ए। 44वें का आंसर रहेगा ए। माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू जॉब। मेरे मित्र को, मेरे दोस्त को एक नई नौकरी मिल गई। 44वें का आंसर रहेगा ए। 45वां क्वेश्चन देखेंगे। चेक फॉर एरर इन दिस सेंटेंस एंड करेक्ट द सेम। चेक फॉर एरर, आपको चेक करनी है गलतियां इन दिस सेंटेंस, इन सेंटेंसों में, एंड करेक्ट द सेम, और देखना है कि ये वाक्य करेक्ट किस वाक्य से मिल रहा है। वाक्य क्या है? वाक्य है बाय द टाइम गीता रीच्ड देयर। बाय द टाइम गीता रीच्ड देयर, जिस समय या जब तक गीता वहां पहुंची। बाय द टाइम गीता रीच्ड देयर, जिस समय जब तक गीता वहां पहुंची। ही लेफ्ट द प्लेस, वह जा चुका था। गीता वहां पहुंची, जब तक गीता वहां पहुंची तब तक वह जा चुका था। ही लेफ्ट द प्लेस, वह स्थान को छोड़ चुका था या तब तक वह चला गया। जब तक गीता वहां पहुंची तब तक वह चला गया। इसका सेम ढूंढना है। इसमें ए में दे रखा है बाय द टाइम गीता रीच्ड देयर ही हैड लीव द प्लेस। ही हैड लीव द प्लेस बाय द टाइम गीता रीच्ड देयर, जब तक गीता वहां पहुंची। ही हैड लीव द प्लेस, तब तक वह वहां से जा चुका था। जब तक वह वहां से जा चुका था। बाय द टाइम गीता रीच्ड देयर, जब तक गीता वहां पहुंची।
ही हैड लीव द प्लेस, तब तक वह वहां से जा चुका था। ठीक है, जबकि हमको चला गया था लेना है। सी में देखेंगे बाय द टाइम गीता रीच देयर, जब तक गीता वहां पहुंची। ही हैड लेफ्ट द प्लेस, ही हैड लेफ्ट द प्लेस, जब तक वह वहां से चला गया, जब तक वह वहां से। अच्छा, सी का देख रहे हैं, सी में है बाय द टाइम गीता रीच देयर ही हैड लेफ्ट द प्लेस, सेम वही है जो दे रखा है, जब तक गीता वहां पहुंची तब तक वह वहां से जा चुका था, जब तक वह वहां से जा चुका था। 45वें का आंसर रहेगा सी, कि बाय द टाइम गीता रीच देयर, सेम बाय द टाइम गीता रीच देयर, ही लेफ्ट द प्लेस, ही हैड लेफ्ट द प्लेस, वह जा चुका था या वह जा चुका था, जो चला गया या वह जा चुका था। 45वें का आंसर रहेगा सी। 46वां क्वेश्चन देखेंगे, 46वें में है आई थिंक इट इज, खालिस्तान दे रखा है, फिर आई थिंक इट इज खालिस्तान ब्यूटीफुल लैंडस्केप आई हैव एवर सीन। आई थिंक इट इज, मुझे लगता है। देखो, यदि हम इसमें मोर का यूज करेंगे तो क्या वाक्य का क्या अर्थ होगा? आई थिंक इट इज मोर ब्यूटीफुल लैंडस्केप, आई थिंक इट इज मोर ब्यूटीफुल लैंडस्केप आई हैव एवर सीन, मुझे लगता है कि यह पहले से कहीं अधिक सुंदर लैंडस्केप है, मुझे लगता है कि यह कहीं पहले से कहीं अधिक लैंडस्केप है, जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, अब सी में दे रखा है दी मोस्ट, दी मोस्ट का यूज करके देखेंगे। आई थिंक इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप आई हैव एवर सीन, मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे सुंदर, मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे सुंदर, अब तक का सबसे सुंदर है लैंडस्केप है, जमीन का टुकड़ा है, द मोस्ट से। ठीक है, अब एक दी चीज मैं बता दूं, दी बेस्ट, बहुत अधिक, सबसे अधिक सुंदरता के लिए, सबसे अधिक सुंदरता के लिए किसको यूज करेंगे? मोस्ट को यूज करेंगे, सबसे अधिक सुंदरता के लिए। तो आई थिंक इट इज द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि यह पहले से कहीं अधिक सुंदर लैंडस्केप है, आई हैव एवर सीन, जो पहले मैंने देखा है उससे अधिक अधिक सुंदर जमीन का टुकड़ा है, इसलिए 46वें का आंसर रहेगा सी, दी मोस्ट, सबसे अधिक सुंदरता के लिए यूज करेंगे दी मोस्ट का, दी मोस्ट का। ठीक है, 46वें का आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46वें के लिए एक नोट दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्य 4 भागों में विभाजित है, एक भाग त्रुटिपूर्ण है, ए बी सी डी में दे रखा है, जिसमें कोई एक भाग त्रुटिपूर्ण है और उस त्रुटि का सही भाग चुनना है। चयन विकल्प चुने, यदि आप उस वाक्य में कोई गलती नहीं तो वाक्य का विन्यास को अनदेखा करें, यदि कोई है तो। ठीक है, एज द सेलिब्रेशन वाज गोइंग, एज द सेलिब्रेशन वाज गोइंग, जब उत्सव चल रहा था, जब उत्सव चल रहा था, जब उत्सव चल रहा था, वी नोटिस मिस्टर शर्मा फेल बैक इन हर चेयर गैस्पिंग फॉर बर्थ, जब सेलिब्रेशन चल रहा था, ही नोटिस मिस्टर शर्मा फेल बैक, मिस्टर शर्मा ने नोटिस किया। देखो, सेलिब्रेशन चल रहा था, सेलिब्रेशन चल रहा था, इसके अंदर सीधा सा है, सेलिब्रेशन चल रहा था, या तो आपका आएगा अंडर सेलिब्रेशन या आएगा वाज रनिंग, वाज रनिंग, गोइंग नहीं आएगा यहाँ गोइंग, या तो यहाँ लिखेंगे आप एज द, या अंडर सेलिब्रेशन यानी सेलिब्रेशन के दौरान, या फिर वाज रनिंग, इसलिए इसका भाग ए गलत रहेगा। 47वें का भाग क्या गलत रहेगा? ए भाग इसका गलत रहेगा, 47वें का आंसर रहेगा ए। ठीक है, 48वां क्वेश्चन देखेंगे, खाली जगह, डॉग्स डू नॉट बाइट, डॉग्स डू नॉट बाइट, टू बार्क, जब हम इसमें टू बार्क का यूज करेंगे तो देखो, टू बार्क डॉग्स डू नॉट बाइट, टू बार्क डॉग्स डू नॉट बाइट, भौंकने के लिए कुत्ते नहीं काटते, टू बार्क काटते, डॉग्स डू नॉट बाइट नहीं, डू नॉट, डॉग्स डू नॉट बाइट नहीं काटते हैं, टू बार्क काटने के लिए, भौंकने के लिए कुत्ते नहीं काटते हैं। बी में बार्क दे रखा है, बार्क का यूज करेंगे तब उत्तर आएगा बार्क डज नॉट बाइट, बार्क डॉग्स डू नॉट बाइट, भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं, बार्क डज नॉट, बार्क डॉग डू नॉट बाइट, भौंकने वाले कुत्ते
नहीं काटते हैं। और जो दे रखा है ना डी में इज बार्क डॉग्स डू नॉट बाइट, भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं, इसका भी अर्थ यही निकलेगा। सी में जो दे रखा है बार्किंग, उसका देखो बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, इसका एक मुहावरा हो गया कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसलिए 48वें का क्वेश्चन रहेगा, 48वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, बार्किंग आंसर रहेगा इसका क्या आंसर रहेगा? बार्किंग आंसर रहेगा। 48वें का क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। ठीक है, 49वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर के क्वेश्चन में है द टीचर इज पॉपुलर खाली जगह हिज पुपिल्स। ए में अमोंग, बी में बिटवीन, टू में टू, सी में टू और डी में फोर। अमोंग का मतलब बीच में, बिटवीन का मतलब भी बीच में, टू का कहीं भी यूज कर सकते हैं जैसे आवश्यकता अनुसार, फोर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, एक एक का यूज करके मैं आपको बता देता हूं। द टीचर इज पॉपुलर, एक अध्यापक इज पॉपुलर प्रसिद्ध है, एक अध्यापक लोकप्रिय है। अमोंग हिज पुपिल्स, उसके विद्यार्थियों के लिए। द टीचर इज पॉपुलर अमोंग हिज पुपिल्स, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय होता है। द टीचर इज पॉपुलर अमोंग हिज पुपिल्स, अध्यापक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय होता है। ठीक है, बी में बिटवीन दे रखा है, बी में बिटवीन दे रखा है। जब हम इस वाक्य में बिटवीन का यूज करेंगे तो देखेंगे क्या अर्थ निकलता है इसका। द टीचर इज पॉपुलर बिटवीन हिज पुपिल्स, अध्यापक या शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मध्य लोकप्रिय होता है। बिटवीन का मतलब होता है दो स्थानों के बीच में। द टीचर इज पॉपुलर बिटवीन हिज पुपिल्स, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मध्य लोकप्रिय होता है। ठीक है, सी में टू दे रखा है, जब हम इसमें टू का यूज करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा इसका। द टीचर इज पॉपुलर टू हिज पुपिल्स, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय होता है। अब शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मध्य लोकप्रिय होता है, जब इसका टू का यूज करेंगे तो भी हमको शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की स्थिति का लोकेशन दिखाना पड़ेगा। यानी कि इस वाक्य में जब बिटवीन का यूज करेंगे और टू का यूज करेंगे तो दो स्थानों के बीच के भाग का इंगित करता है, जबकि अमोंग का मतलब होता है कि चारों तरफ विद्यार्थी और बीच में शिक्षक। ठीक है, द टीचर इज पॉपुलर टू हिज पुपिल्स, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मध्य लोकप्रिय होता है। और डी में दे रखा है फोर, देखो फोर का यूज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। द टीचर इज पॉपुलर फॉर हिज पुपिल्स, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए लोकप्रिय होता है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए लोकप्रिय होता है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा अमोंग। द टीचर इज पॉपुलर अमोंग हिज पुपिल्स, अमोंग हिज पुपिल्स। 49वें क्वेश्चन का ए आंसर सही रहेगा, 49वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। ठीक है, 50वां क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। ए में दे रखा है वाई सी डिड लीव सो अर्ली, वाई सी डिड लीव सो अर्ली, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई। हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो सब्जेक्ट के बाद में है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, इसलिए ये वाक्य गलत होगा, इसलिए ये वाक्य तो गलत होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा, जैसा कि बी में दे रखा है। वाई डिड सी लीव सो अर्ली, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई। हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड सब्जेक्ट से पहले दे रखी है, इसलिए वाई डिड सी लीव सो अर्ली, वह इतनी जल्दी छोड़ करके क्यों चली गई, इसलिए 20 का आंसर सही रहेगा। सी में दे रखा है वाई डिड सो अर्ली सो लीव, वह जल्दी क्यों चले गए, इतनी जल्दी क्यों चले गए। और डी में दे रखा है वाई सो अर्ली डिड सी लीव, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई, इसका आंसर रहेगा बी, क्योंकि बी में हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। वाई डिड सी लीव सो अर्ली, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। 51वां क्वेश्चन है 14 मीटर प्रति सेकंड। देखो गणित के प्रश्न नॉर्मल हैं सारे, एक तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। 14 मीटर प्रति सेकंड की गति के रूप में समान है।
मीटर प्रति सेकंड जो स्पीड दे रखी है इसकी मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, हमको उसको चेंज करना है ए में, बी में, सी में, डी में, चारों में kmph दे रखा है, किलोमीटर प्रति हावर्स, किलोमीटर प्रति आवर्स यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड दे रखा है कि उसको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। देखेंगे यदि आपको कोई चाल, कोई स्पीड, यदि आपको कोई स्पीड किलोमीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, इसको चेंज करनी है हमको, किस में चेंज करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करनी है। कोई चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करनी है। देखो छोटे से बड़े की ओर, ये छोटा है ना, मीटर और सेकंड दोनों छोटे हैं, छोटे से बड़े की ओर चेंज करनी है। ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा, आपके बिल्कुल करेक्ट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। छोटे से बड़े की ओर चेंज करनी है, यानी कि बड़ा लेके आना है ना, तो आपको 18/5 से गुणा करना है। 5/18 और 18/5 याद रखना है आपको। एक तो 5/18 और 18/5 ये दोनों याद रखने हैं। देखो बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो 5/18, और छोटे से बड़े की ओर, ये छोटा है, इससे बड़े की ओर जाएंगे, ध्यान रहे नीचे छोटा है, छोटे से बड़े की ओर, ये छोटे से हमने बड़े की ओर जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा करना है। छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो 18/5 से गुणा करना है, और बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे से, थोड़ा सा ध्यान देना है, मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाएंगे। बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, नीचे से, देखो मैं नीचे से इसीलिए दे रहा हूं कि बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, तो नीचे बड़ा और ऊपर छोटा, 5/18 से गुणा करना है। बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, अच्छी तरह समझ लो, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो 18/5, ऊपर छोटे से बड़ा, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5, और किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो 5/18। ठीक है, चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 14 मीटर प्रति सेकंड। 14 मीटर प्रति सेकंड को, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। 14 गुणा 18/5, 14 गुणा 18/5। अब 5 का भाग 14 में दे दो, 5 दूने 10, 4 बच गए, 5 8 के 40, 5 8 के 40। 5 का भाग 14 में दिया 2.8, 2.8 आ गए, और 2.8 को जब 18 से गुणा करेंगे तो 50.4 आएगा। कितना आएगा, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करना। फिर से एक बार समझा देता हूं कि छोटे से बड़े की ओर जाना है तो नीचे छोटा ऊपर बड़ा, और बड़े से छोटे की ओर आना है तो नीचे बड़ा और ऊपर छोटा। ठीक है, हो जाएगा हल। 5/18/5 से गुणा करना है 14 को, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। 91 का आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर का। 52 नंबर के क्वेश्चन में एक आदमी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। कितना प्रतिशत खर्च कर दिया? 80%। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, फिर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, और अपने व्यय पर 10% बढ़ा देता है। देखो तो उनकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी? देखो मैं इसको हल करके बताता हूं पहले आपको। अपनी आय का 80% खर्च करता है, मैं उसकी यूं मान लेता हूं कि आय 100 रुपए है। आय कितनी है? 100 रुपए है। ठीक है, आय का 80% खर्च किया, खर्चा कितना हो गया उसका? 80 रुपए। 100%, 100 रुपए आय में से 80 खर्च कर दिया, बचत कितनी हो गई? 100 आय थी, खर्चा कितना हो गया? 80, तो बचत कितनी हो गई? 20। सीधा सा है, पहली लाइन यहां तक हल हो गई। एक आदमी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। आय 100 रुपए, खर्चा 80 रुपए, बचत 20 रुपए। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अब आय कितनी है उसकी? 100 रुपए, उसकी आय बढ़ गई 20%, कितनी हो गई? 120 रुपए। 100 की आय थी पहले, वो 20% बढ़ गई, कितनी हो गई? 120 रुपए। और अपने व्यय का 10% बढ़ा देता है। अब खर्च कितना कर रहा है वो? 80% खर्च कर रहा है।
अब वो 10% बढ़ा देता है, यानी 80 का 10% कितना होता है 8। कितना खर्चा हो गया आज 80 रुपए, 88 रुपए। आपको ये पता होना चाहिए 88 कहां से आए हैं। 80 रुपए खर्चा करता था वो आदमी, उसने 10% बढ़ा दिया अपना खर्चा, 80 का 8% बढ़ा दिया, 80 के 8 रुपए और बढ़ा दिया, अब 88 रुपए खर्च कर रहा है। तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, तो बचत कितनी हो गई 120 में से 88 चले गए, 32 रुपए की बचत हो गई। 100 रुपए खर्च करता, 100 रुपए की आय थी तो 80 रुपए खर्च करता था, 20 रुपए बचत हो जाती थी। आय 20% बढ़ गई, 120 रुपए हो गई, खर्चा उसने 10% बढ़ा दिया, 80 रुपए से 88 रुपए तक ले गया, तो बचत कितनी हो गई 120 में से 88 गए तो 32 रुपए। बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, पहले बचत कितनी थी 20 रुपए, अब कितनी हो गई 32 रुपए। कितने बढ़ गए 12 रुपए बढ़ गए। कितने रुपए बढ़ गए 12 रुपए बढ़ गए। कितने पर, अब इसका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कितने रुपए बढ़े 12, पहले कितने थे 20, 12/20 गुणा 100। प्रतिशत को लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60%। आय कितनी, बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई उसकी 60% उसकी बचत बढ़ गई। बताओ समझ में आया नहीं आया। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। 52वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका डी आंसर रहेगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर का, बहुत सरल सवाल है। 10 दिनों में कितने मिनट होते हैं, बिल्कुल इजी। 10 दिनों में कितने मिनट होते हैं देखेंगे। 10 दिनों में कितने मिनट होते हैं, दिन कितने हैं 10। 10 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और 24 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60। 10 दिनों में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, सबको गुणा कर दो। 24 गुणा 6, 24 छक्के 144, और 1 और 2 0, इतनी मिनट होती हैं। 14,400 मिनट होती है 10 दिन में। बहुत इजी, इससे सरल कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है परीक्षा में। 53वें का ए आंसर सही रहेगा, ठीक है। 54वां क्वेश्चन देखेंगे। 796 गुणा 796 माइनस 204 गुणा 204। 796 गुणा 796 माइनस 204 गुणा 204। बहुत इजी सवाल है, देखो सर्व समीका लगेगी इसमें। 796 गुणा 796, हम 796 को यूं लिख सकते हैं, माइनस 204 को यूं लिख सकते हैं, 796 का होल स्क्वायर माइनस 204 का होल स्क्वायर बराबर, एक सर्व समीका आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, पढ़ी होगी आपने। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए दोनों जब पद स्क्वायर में हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोलते हैं इनको। देखो ए को 796 मानो, एक बार प्लस और एक बार माइनस में खोल दो। 796 को ए माना है प्लस 204 को बी माना है, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोल दिया। 796 प्लस 204 और 796 माइनस 204। 796 में 204 को जोड़ा तो 1000 आ गए, और 796 में 204 गए तो 592 आ गया। बीच में दोनों के किसका संबंध है, गुणा का संबंध है। 592 को 1000 से गुणा कर दिया, 5,92,000 आ गया। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 54वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 54वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। अब से पहले विभागीय परीक्षाओं के बहुत सारे पेपर हल करवा रखे हैं मैंने, और यदि आपके डिवीजन में यदि कोई पेपर हुआ हो तो वो मेरा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे को जरूर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें। 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक कंपनी की आय प्रति वर्ष के बाद दुगनी हो जाती है। एक कंपनी है, उसकी आय प्रत्येक वर्ष के बाद दोगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 4 लाख थी तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। बहुत सरल सवाल है, कोई गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। देखो सबसे पहली आय उसकी है, क्वेश्चन नंबर 55वां है।
आज उसकी आय है 4 लाख। आज उसकी आय कितनी है? 4 लाख रुपए। ठीक है, प्रति वर्ष दोगुनी हो जाती है। 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 8 लाख। 2 वर्ष बाद 16 लाख। 3 वर्ष बाद 32 लाख। 4 वर्ष बाद 64 लाख और 5 वर्ष बाद 128 लाख। 128 लाख का मतलब होता है 1.28 करोड़। 1.28 करोड़। और 55वें क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, 1.28 करोड़। 55वें क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर का। यह पेपर स्टेशन मास्टर का पेपर है, मैसूर डिवीजन का। यह पेपर स्टेशन मास्टर का पेपर है, मैसूर डिवीजन का, जो 7 जुलाई 2021 को हुआ था। इसका पहला भाग मैंने हल करवा दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यह दूसरा भाग है। पहले भाग में 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन थे। 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। रामू ने 76, 65, 82, 67 और 85 इतने अंक 100 में से है सब अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्राप्त किए। उसका औसत क्या ज्ञात करो। औसत ज्ञात करना है। औसत का एक सूत्र होता है, देखो 56 नंबर का क्वेश्चन है। औसत, और औसत का एक सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, संख्याएं दे रखी है इसमें 76, 65, 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85 कितनी है? 5 है। सबका योग करके 5 का भाग दे दो। देखो 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 7 20 और 5 25, हासिल की 2, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29 और 8 37, 375 बटे 5, 375 बटे 5। 375 में 5 का भाग देंगे तो 5 7 35 और 5 5 25, 75 प्राप्त हो गए। संख्याओं का औसत कितना है? 75 औसत है। इस 56वें क्वेश्चन में 75 आंसर है, लेकिन ए में 65 दे रखा है, बी में 76 दे रखा है, सी में 89 दे रखा है और डी में नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा 56वें का डी, क्योंकि संख्याओं का औसत कितना प्राप्त हो गया? हमको 75 औसत प्राप्त हो गया, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, 56 नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 450 का 28% प्लस 250 का 45% समान है। ये 250 नहीं है, गलती से 250 लिखने में आ गए, ये 280 है। तुम्हारे पेपर में 280 आया हुआ है। 450 का 28% निकालेंगे और 280 का 45% निकालेंगे। दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका उत्तर होगा। देखेंगे इसको। 57 नंबर का क्वेश्चन है। 450 का 28% का की जगह गुणा का चिन्ह और प्रतिशत 28 के लगा रखा है, तो बटा 128 का प्लस 280 का की जगह गुणा का चिन्ह 45 यदि प्रतिशत दे रखा है, इसके नीचे 100 लगा दो। बस इसको काट पीट करके हल कर दो। इसको अलग हल करना है, इसको अलग हल करना है, और दोनों को जोड़ करके जो उत्तर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 0 से ये 0 कट गया। 5 का भाग 10 में दिया तो 2 बार गया। 5 का भाग 45 में दिया 9 बार गया। 2 का भाग 28 में दिया 14 बार गया। 14 को 9 से गुणा करेंगे, 14 9 के 126 प्लस 0 से 0 कट गया। 5 का भाग 45 में दिया 9 बार गया। 5 का भाग 10 में दिया 2 बार गया। 2 का भाग 28 में दिया तो 14 बार गया। 14 9 के 126 और 126 में 126 जोड़े तो 252।
126 में 126 जोड़ दिया 252। 57वें के क्वेश्चन में आंसर डी में 252 है, इसलिए 57वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 252 डी। 57वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदी और 1980 रुपए में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत याद करना है। बहुत बिल्कुल सरल सवाल है। 1800 रुपए में खरीदी और 1980 में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हो गया? 1980 में से 1800 चले गए, 180 रुपए का लाभ हो गया। उस लाभ का प्रतिशत याद करना है। 180 कितने प्रतिशत है? हमेशा प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही याद करते हैं, ध्यान रहे। देखें 1800 में 58 नंबर का क्वेश्चन का सवाल है। 1800 में खरीदी, 1980 में बेच दी, तो 1980 माइनस 1800 180, ये उसको लाभ मिल गया। 180 का लाभ मिल गया। कितने पे मिला? 1800 पे मिला है। खरीदी 1800 में, उसके पैसे 1800 खर्च हुए हैं, तो 1800 पे 180 का प्रतिशत याद करेंगे। 180 ऊपर लिखो, जिसमें से याद करना है वो नीचे गुणा 100। 180 से 180 कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना प्रतिशत लाभ हो गया उसको? 10% लाभ हो गया। एक व्यक्ति को साइकिल पे कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 10% लाभ हो गया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 98 का आंसर रहेगा डी, 10%। 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ए एक काम को 10 दिन में करता है। ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए की कैपेसिटी इतनी है कि वो उस काम को 10 दिन में करता है और बी की कैपेसिटी इतनी है कि वो उस काम को 15 दिन में करता है। तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? देखेंगे इसको। 59 नंबर का क्वेश्चन है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा? 1/10, 10 का 1/10, 10वां भाग करेगा ना। 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/10 करेगा। बी एक दिन में करता है, एक काम को पूरा करता है 15 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/15 भाग, 15वां भाग करेगा। भाई 10 दिन में एक काम को पूरा करता है तो एक दिन में 10वां भाग करेगा। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में वो 15वां भाग करेगा। अब पहले देखेंगे दोनों मिलकर के उसको एक दिन में कितना करेंगे। ये एक दिन में 1/10 करेगा, एक दिन में 1/15 करेगा। दोनों मिलकर के एक दिन में करेंगे 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15। दोनों का एलसीएम याद करेंगे। दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 10 का और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें 10 का और 15 का दोनों का भाग जाए। 10 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए, वो एलसीएम होती है। तो 10 का और 15 का दोनों का छोटी से छोटी संख्या है 30। ठीक है, 10 का भाग 30 में दिया तो 3 बार गया, 3 को इसे 1 से गुणा किया तो 3, प्लस 15 का भाग 30 में दिया 2 बार गया, 2 को इसे 1 से गुणा किया तो 2, 3 और 2 कितने होते हैं? 5/30 कट जाएंगे। 5 1 कम 5, 5 6 की 30, 1/6। एक दिन में दोनों मिलकर के ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे? 1/6। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे पूरा काम। कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में पूरा काम करेंगे। 59वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 59वें सवाल का आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा इसका। ठीक है, 6 दिन। 60वां सवाल देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है? ऐसी संख्या देखेंगे जो 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का यानी 4 से भाजकता का नियम मैं आपको बता दूं। किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंकों को मिलाकर के 4 का भाग जाता हो, वह संख्या 4 से पूरी बार विभाजित होती है। ए में 77 है, 77 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 16 इकाई और दहाई में 16 है, 16 में 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 516 में 4 का भाग भी जाएगा। 625, 25 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए 625 में 4 का भाग नहीं जाएगा। 10 710 के 10 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए 710 में 4 का भाग नहीं जाएगा। 60 के उत्तर रहेगा बी,
किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंकों को मिलाकर के 4 का भाग जाता है, वह संख्या 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। 516 में इकाई और दहाई का अंक 16 है, 16 में 4 का भाग 4 बार जाता है, इसलिए 516 4 से विभाजित है। 516 में 4 का भाग जाता है। 60वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 61वां क्वेश्चन देखेंगे। 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बताएं 27 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्या गलती से लिख दिया गया है। 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 27 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत इजी सवाल है, देखेंगे। 36 आदमी 18 दिन में पूरा करते हैं। 61वां सवाल है। 36 आदमी है, 18 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा। एक दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे। 36 गुणा 18। एक दिन में कितने करेंगे। 36 गुणा 18। अब हमको सीधा सा निकालना है 27 कितने दिन में पूरा करेंगे बटा 27। 9 चौके 36, 9 तिये 27, 3 एकम 3, 3 6 18, 6 चौके 24 दिन में। 27 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 24 दिन में। 36 आदमी 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 36 गुणा 18, और 27 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, उसमें 27 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है। 36 गुणा 18 बटा 27, 9 चौके 36, तो 9 तिये 27, और 3 का भाग 18 में दिया, तो 6 चौके 24 दिन में। 61वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 62वां क्वेश्चन देखेंगे। 2 गुणा 2.1 गुणा 1.6 गुणा 1.6, कुल मिलाकर के ये 2 है, ये 21 है, ये 16 है, ये 16 है। सबको गुणा कर दो। यहां एक अंक छोड़ करके दशमलव है, यहां एक अंक छोड़ के दशमलव, यहां एक अंक छोड़ के दशमलव है। उत्तर आए उसमें से 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना। ठीक है। देखो 62 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया 2 गुणा 21 गुणा 16 गुणा 16, सबको गुणा करके 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना। 1 2 3, 21 दूना 42, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 42 को जब 256 से गुणा करेंगे तो 10,752, और 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दो, 10.752। ये इसका आंसर हो जाएगा। 62वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, 10.752। ठीक है। 62वें क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। 63 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 30% ऑफ 5,760 इज, 5,760 का 30% कितना है। 5,760 का 30% कितना है। 30% याद करना है 5,760 का। देखो 63 नंबर के क्वेश्चन में 5,760 का यानी गुणा का चिन्ह, 30%, जिसके नीचे प्रतिशत है उसके प्रति बटा 100 कर दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 576 को 3 से गुणा करेंगे, 3 6 के 18, 3 6 के 18, इकाई का अंक 8 आ गया। केवल एक ही संख्या में इकाई का अंक 8 है, इसलिए 1728 आंसर रहेगा इसका। किसी 2 अंकों में 8 होता तो कंफ्यूज था, आगे हल करने की जरूरत है। 3 6 3 18, एक इकाई का अंक 8 आ गया तो 1728 ही इसका आंसर क्लियर है। ठीक है। 3 से 18 हासिल की 1, 3 7 21 और 1 22 हासिल की 2, 5 3 15 और 2 17, 1728। 63 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1728। ठीक है। 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15। 15 का स्क्वायर क्या है। 15 का स्क्वायर क्या है। कोई हल करवाने की जरूरत नहीं है। 15 गुणा 15 इजिकल टू 225, 225। 15 का स्क्वायर 225। 64वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 225। 65वां क्वेश्चन देखो। 65वें क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। 65वां क्वेश्चन देखेंगे। 65वें क्वेश्चन में है इन ए सेंचुरी हाउ मेनी मंथ्स आर देयर।
100 वर्ष में, शतक, सेंचुरी, 100 साल में कितने महीने होते हैं? एक महीने में, एक साल में कितने होते हैं? 1200। 100 में कितने होंगे? 1200। 65वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। एक साल में कितने? 12 महीने, तो 100 साल में, सेंचुरी में 1200। सीधा सा 65वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 66वां क्वेश्चन देखेंगे। 66वां क्वेश्चन है 9,35,867 माइनस 4,56,578 बाकी निकालनी है। क्या निकालनी है? बाकी निकालनी है। माइनस इकाई का अंक इसमें 7 है, इसमें 8 है, 7 में से 8 नहीं जाते हैं, इसमें से हासिल लेंगे या 17 हो जाएंगे। 17 में से 8 गए तो 9 बचे। इकाई का अंक डी में 9 है, इसलिए डी आंसर सही रहेगा। 17 में से 8 गए तो 9 बच गए। केवल इकाई का अंक 9 इसमें, अच्छा इसमें भी इकाई का अंक 9 है। 17 में से 8 गए तो 9 बच गए, दोनों में से कोई ना कोई सही है। यहां 5 बच गए, हासिल लेंगे 15 हो गए। 15 में से 7 गए तो 8 बच गए, ये 89। डी आंसर इसका सही रहेगा। बाकी है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। 67वां क्वेश्चन देखेंगे। राम, रहीम और रॉबर्ट, 3 व्यक्ति हैं, राम, रहीम और रॉबर्ट ने 1000, 2000 और 3000 मिलाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। राम, रहीम और रॉबर्ट ने 1000, 2000 और 3000 मिलाकर के एक बिजनेस प्रारंभ किया। 600 रुपए के लाभ को छोड़कर बताएं कि रहीम का भाग क्या है। लाभ कितना हो गया उसको? 600 रुपए का। रहीम का भाग याद करना है। देखो 67 नंबर का क्वेश्चन है। राम, रहीम और रॉबर्ट, राम, रहीम और रॉबर्ट, इसने 1000, इसने 2000 और इसने 3000, तो इनके धन का अनुपात हो गया 1, 2, 3। धन का अनुपात कितना हो गया? 1, 2, 3। कुल अनुपात कितना हो गया? 6। कुल अनुपात कितना हो गया? 6। कुल लाभ कितना हो गया? 600। यही दे रखा है। रहीम का याद करना है। अब देखेंगे रहीम का लाभ कितना हो गया। रहीम का अनुपात कितना है? 2। कुल अनुपात 6 गुणा कुल लाभ 600। जिसका ज्ञात करना है उसका अनुपात ऊपर लिखेंगे, कुल अनुपात नीचे लिखेंगे, कुल लाभ आगे गुणा करेंगे। 6 का भाग 600 में दिया, 100 आ गया, 100 को 2 से गुणा करेंगे, 200 रुपए रहीम का लाभ हो गया। रहीम का लाभ कितना मिल गया उसको? 200 रुपए मिल गया। 67वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 200 रुपए। यदि राम का पूछता तो यह 1 हो जाता और 1 100 से गुणा हो जाता तो 100 रुपए राम के। यदि रॉबर्ट का पूछता तो यह 3 हो जाता और 300 से गुणा हो जाता, 300 रुपए रॉबर्ट के। ठीक है, 67वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, रहीम का लाभ हो गया 200 रुपए। 68वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सरल है। 7589 माइनस क्या घटाया जाए कि 3434 आ जाए। 7589 में क्या घटाया जाए कि 3434 आ जाए। देखो 68, 7589 माइनस एक्स बराबर 3434। यही है ना बात। एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स यहां माइनस का है, एक्स उधर जाएगा, बराबर का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 7589 एक्स यहां माइनस का, उधर गया प्लस का हो गया। 3434 उधर प्लस के, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएंगे। 7589 में से 3434 की बाकी निकाल दो। 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, 5 में से 4 गया तो 1 और 7 में से 3 गया तो 4, 4155 इसका आंसर रहेगा 68वें क्वेश्चन का। बी आंसर इसका सही है। बी आंसर इसका सही है। 68वें क्वेश्चन में बी रहेगा। अच्छी तरह समझ लेना। 69वां क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, केवल वहां प्लस माइनस की जगह प्लस दे रखा है। 39,678 प्लस एक्स बराबर 79,589। क्या करेंगे? देखो 69वें क्वेश्चन में करेंगे 39,678 प्लस एक्स बराबर 79,589। एक्स यहां का यहां रह जाएगा, इसमें प्लस का है इसलिए प्लस का प्लस ही रह जाएगा। यहां ये उधर चले जाएंगे माइनस में। 39,678, 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, 5 में से 6 गया तो 9, 15 में से 6 गया तो 9 और 78 में से 39 गए तो 39 बच गए। 39,911
69वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 69वें का आंसर रहेगा ए, 39,911। कोई दिक्कत हो तो बता देना। 70वां क्वेश्चन देखेंगे। 15 गुणा 15 प्लस 8 गुणा क्या ज्ञात करना है, बराबर 17 गुणा 17। बहुत सरल सवाल है, देखेंगे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 70वां क्वेश्चन है, 15 गुणा 15 प्लस 8 गुणा खाली जगह में x बराबर 17 गुणा 17। 15 गुणा 15 प्लस 8 गुणा x बराबर 17 गुणा 17। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर लिखेंगे 225 प्लस 8 को x से गुणा करेंगे 8x बराबर 17 का स्क्वायर लिखेंगे 289। बस अब हल कर दो, 8x यहां के यहीं रह जाएंगे, 289 225 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 289 माइनस 225। 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 64। 8x बराबर 64, तो x बराबर 64/8 बराबर 8 इसका आंसर रह जाएगा। क्या रह जाएगा इसका आंसर, 8 रह जाएगा। 15वें पीछे 70वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 70वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सरल है। 69 गुणा 31 प्लस 9 गुणा 9 माइनस 750। आपने यदि कहीं पढ़ा हो, परीक्षा की तैयारी की हो, तो बोर्ड मास का एक सूत्र होता है, उसके हिसाब से हल होगा। इसको देखेंगे। 71 नंबर का क्वेश्चन है, 69 गुणा 31 प्लस 9 गुणा 9 माइनस 750। सबसे पहले गुणा का चिन्ह हल करो, 69 गुणा 31 हल करो। 69 को 31 से गुणा करेंगे 2139 आएगा, प्लस 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 माइनस 750। 2139 में 81 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 3 और 8 11 और 2 21 और 1 22। 2210 माइनस 750। 2210 में से 750 चले गए, 2210 माइनस 750 0। 11 में से 5 गया तो 6। देखो 2139 को 81 से गुणा करेंगे तो 2220 आएगा, ये 2220 आएगा। और 2220 में से 750 घटाएंगे, 0। 12 में से 5 गया तो 7 और 21 में से 7 गया तो 14। 1470 आएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर कितना आएगा, 1470। 71वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 1470। 72वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी मासिक आय 76,800 है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। एक महीने की आय दे रखी है 76,800, तो 12 महीने की आय याद करनी है वार्षिक। एक महीने की 76,800 दे रखी है तो वार्षिक आय याद करनी है, इसको 12 से गुणा कर देना। 76,800 को 12 से गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, खुद को करना है। 73वां क्वेश्चन देखेंगे। 6:72 समानुपात 8 अनुपात दे रखा, ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, चौथा अनुपात ज्ञात करना है। देखेंगे इसको। 73वां सवाल है। 6:72 समानुपात 8 अनुपात x। जब ऐसे अनुपातों के सूत्र होते हैं तो उसमें प्रथम अनुपात और चौथा अनुपात गुणा हो जाता है और दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात गुणा हो जाता है। जो x वाला होता है वो नीचे और बिना x वाला ऊपर रहता है। 72 को 8 से गुणा कर दो, सीधा सा है, और नीचे 6 को x से गुणा कर दो। या x का मान ज्ञात करने के लिए 6 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, 6 का भाग 72 में दिया, 12 6 की 72 और 12 × 96। x का मान कितना प्राप्त हो गया,
96 प्राप्त हो गया। 73वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। ठीक है, 74वां क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 75 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। दूसरी चीज, रेलवे की परीक्षा में रेलगाड़ी के सवाल आने की पूरी संभावना रहती है, ये बात क्लियर रख लेना। रेलगाड़ी के परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में रेलगाड़ी के सवाल आने की पूरी संभावना रहती है, बिल्कुल क्लियर है ये बात। देखेंगे इसको। पिछहत्तर मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 15 मिनट। 75 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 15 मिनट, यानी सवा घंटा। नॉर्मली अपने बोलचाल में लेते हैं पर सवा घंटा। 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है तो सवा घंटे में 125 किलोमीटर चलेगी। 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है तो 75 मिनट यानी सवा घंटा। 1 घंटे में 100 तो सवा घंटे में 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। 74वें का आंसर रहेगा डी। ठीक है, 75वां क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 1/2 और 3/5 का गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा? 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएंगे, 3/10 प्राप्त हो जाएगा। 75वें का आंसर रहेगा बी। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, उत्तर हो गया 3/5 आंसर हो गया इसका। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 76वां क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान रहे, ये मैसूर डिवीजन का 7 जुलाई 2021 को जो स्टेशन मास्टर का पेपर हुआ था वो हल करवा रहे हैं। IRTS स्टैंड्स फॉर, IRTS की फुल फॉर्म क्या होगी? और IRTS की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। भारतीय रेलवे यातायात सेवा भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित समूह है। ये IRTS एक प्रतिष्ठित समूह है। यह केंद्रीय सिविल सेवा संवर्ग का ही एक भाग है। केंद्रीय सिविल सेवा संवर्ग का ही एक भाग है IRTS। IRTS अपने वर्तमान स्वरूप में 1967 में पुनर्गठित किया गया था। आपको डिटेल में बता देता हूं IRTS कब गठित किया। 1967 में पुनर्गठित किया गया था। IRTS कैडर रेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। जो IRTS कैडर है वो रेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ही कार्य करता है। ठीक है, 77वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखो। 77वां क्वेश्चन है, वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेशन? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेशन कहां है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? इसरो। पहला दे रखा है श्री हरिकोटा, बी में श्री अनंतपुरम, सी में बेंगलुरु और डी में चांदीपुर। देखो मैं आपको क्लियर करवा दूं, देखेंगे आप। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो इसरो का सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहां पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। यहां रॉकेट, प्रक्षेपण यान, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। केंद्र की शुरुआत थंबा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर 1962 में हुई थी। जो विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र है, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो है, उसकी जो स्थापना थी, वो शुरुआत थी वो थंबा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, थंबा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर 1962 में हुई थी। तो क्लियर है, 77वें का आंसर रहेगा बी। 78वां क्वेश्चन देखेंगे। पेंसिलों में निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, फास्फोरस। ए में दे रखा है ग्रेफाइट, बिल्कुल क्लियर है। पेंसिल में ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो अत्यंत भंगुर होता है। ग्रेफाइट पर जो थोड़ी मात्रा में दबाव डालने से ये टूट जाता है
और इस प्रकार लेखन के लिए यह अत्यंत उत्कृष्ट उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। वापस मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं, जो पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अत्यंत भंगुर होता है। ग्रेफाइट पर जो थोड़ी सी मात्रा में दबाव डालने से यह टूट जाता है और इस प्रकार लेखन के लिए यह अत्यंत उत्कृष्ट उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। 79 नंबर का क्वेश्चन है वो देखेंगे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, किस नदी द्वारा बनाया गया है? ए में दे रखा है शरावती रिवर, बी में कावेरी नदी, सी में तुंगा नदी और डी में मांडोवी नदी। ठीक है, जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात है जो इसमें दे नहीं रखा है। यह भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। ये जो लगभग 455 मीटर ऊंचा है, जो वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा, वो लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। और आपको मैं बता दूं, शरावती नदी पर भी एक जलप्रपात है जिसको जोग जलप्रपात कहेंगे। जो 79 के ए में दे रखा है शरावती नदी, इस पर भी एक जलप्रपात है जिसको हम कहेंगे जोग जलप्रपात। ये शरावती नदी द्वारा निर्मित है और यह भी शिमोगा जिले में ही है जो कर्नाटक में है। जहां पर कुंचिकल जलप्रपात है वहीं जोग जलप्रपात है, शरावती नदी पर ही है। और ऊंचाई इसकी 253 मीटर है, इसलिए ये कुंचिकल से नीचा हो गया। ये एक झरना प्रकार का ही झरना है। यदि हम इसमें चारों एबे सदे में देखेंगे तो शरावती नदी पर बना हुआ जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा है। और क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो वो कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, इसका आंसर ए रहेगा। इन चारों में से शरावती नदी पर सबसे बड़ा जो जलप्रपात है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, किस नदी पर है? वो है वराही नदी पर। किनसी नदी पर? वराही नदी पर। और शरावती नदी पर दूसरे नंबर का है, जबकि इन चारों में से शरावती नदी का ही सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ एनटीईएस, सब यूज में लेते हैं एनटीईएस को, इसलिए इसका फुल फॉर्म रहेगा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली। राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, ए इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये था मैसूर डिवीजन का 7 जुलाई 2021 को स्टेशन मास्टर का जो पेपर लगा था उसका पेपर का दूसरा भाग। अगले भाग में 81 नंबर के क्वेश्चन से हल करवाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना। वहां मैं प्रत्येक पेपर की पीडीएफ डालता रहता हूं। यदि आपके डिवीजन में कोई पेपर हो तो मेरे को जरूर व्हाट्सएप या टेलीग्राम जरूर करना। धन्यवाद।